हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सिविल ज्ञान में। सपनों की इस उड़ान में स्वागत है आपका सिविल ज्ञान में। दोस्तों, जैसा कि हम बात करते हैं अगर लखनऊ मेट्रो जेई की, तो आप सभी को पता है कि आपने अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर भी लिया होगा और सिटी इंटीमेशन क्या पूरा पूरा कॉलेज का नाम भी आ चुका है कि कहाँ पे आपका सेंटर गया हुआ है। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले तो अपना एडमिट कार्ड आप लोग निकलवा ही लिए होंगे। अभी नहीं निकलवाए हैं तो अभी 15 दिन है, आप लोग बाद में निकलवा ही लेंगे, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। एडमिट कार्ड आप लोग डाउनलोड करके अपना देख ही लिए होंगे। सबसे पहली बात ज़रूरी ये है कि अब बचे दिन में क्या रणनीति रखें। अगर जैसे मान लो पता हो आपको कि भैया ये चीज़ पढ़ना है और इसी इसी में से टॉपिक कवर करना है, तो आप वही लोग पढ़ लो कि एग्ज़ाम में अगर आ जाए तो कितनी अच्छी बात हो। तो मैंने क्या किया है कि आपका जो एग्ज़ाम 2020 के अंदर हुआ था उस पेपर को पूरा सॉल्व आउट किया है। और वहाँ से हमने टॉपिक को देखा है कि सबसे ज़्यादा दिक्कत तो नानटेक में होती है लोगों को कि यार इंग्लिश में कौन सा टॉपिक पढ़ना है या हमको रीजनिंग में क्या क्या पढ़नी है, क्योंकि इसका सिलेबस में कहीं भी इस तरीके से नहीं लिखा था कि हाँ क्या क्या चीज़ें हैं। एक सिलेबस इससे पहले भी आया था कि हाँ मतलब मैंने ही बनाई थी वीडियो। तो लेकिन वो जो सिलेबस था वो जैसे किसी वेबसाइट पे आ जाता है कि हाँ ये सिलेबस आता है, ये चीज़ है, लेकिन जब पेपर को सॉल्व आउट किया जाता है, पेपर में कैसे क्वेश्चन बन रहा है, कैसे पैटर्न पे क्वेश्चन पूछ रहा है, तो वो सारी चीज़ें जो निकल के आती हैं उसको सॉल्यूशन करने के बाद ही आती है। तो आज क्लास में यही रहेगा कि किस तरीके से अपनी तैयारी को आप बचे हुए दिन में करें। और आपका जो 50 नंबर का जो आपका जनरल नानटेक वाला पार्ट आ रहा है, उसमें कौन से टॉपिक से कितने नंबर का क्वेश्चन आ रहा है, बिल्कुल सटीक जानकारी के साथ आपको इस क्लास में बताएंगे। तो चैनल पे बने रहिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। पहली बात, हम यहाँ पे एक प्रूफ है। प्रूफ क्या है कि मैंने आज ही इसको पूरा सॉल्व आउट किया है। टोटल 140 क्वेश्चन थे, मैंने इस पीवाईक्यू को आज सॉल्व आउट किया, उसी के बेस पे वीडियो बना रहा हूँ। तो भैया देखो, सबसे पहली बात आप सभी को ये भी पता है कि लखनऊ मेट्रो जेई के अंदर आपका 90 नंबर का टेक्निकल ही टेक्निकल आएगा, जिसमें आप सभी को पता है कि सॉइल है और सर्वे है और आपका फ्लूइड मैकेनिक्स है। देखो, फ्लूइड मैकेनिक्स में ना आपको ओसीएफ भी पढ़ना पड़ेगा और आपको जो है ये हाइड्रोलिक मशीन लिखा तो नहीं है, लेकिन पेपर के अंदर ना हाइड्रोलिक मशीन के कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन पूछे थे। अभी मैं एक सीरीज चलाऊंगा जिसमें क्या होगा कि जितने भी आपके लखनऊ मेट्रो के पेपर हुए हैं 2-3 पिछले सालों में, मतलब 2022 में एक ही 2020 में हुआ था, उसका 2 साल बाद हो रहा है, तो जो पेपर हुआ है उसके मैं क्वेश्चन को सॉल्यूशन कराऊंगा, ताकि आप अगर मान लो आप न है उन क्वेश्चन को देख पाओगे कि हाँ किस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम हुआ है। क्योंकि आजकल ना पैटर्न बहुत ज़्यादा बदलाव हो रहा है। आप लोग क्या करते हो, ऊपर ऊपर चीज़ें पढ़ लेते हो, लेकिन जो क्वेश्चन वहाँ पूछे गए भाई साहब, कसम से मतलब बता दें आपको कि खतरनाक। खतरनाक मतलब क्या कि बिल्कुल कंसेप्चुअल, अगर हम बिल्कुल अच्छे से जो बंदा पढ़ा होगा वही कर पाएगा। तो ऐसा हवा हवाई मान के मत चलना लखनऊ मेट्रो जे का जो पेपर है, क्योंकि आजकल कंपटीशन ज़्यादा बढ़ गया है, तो उनको भी उसी कंपटीशन के हिसाब से पैटर्न को चेंज करना पड़ता है। अगर वो वही पुराने उठाने क्वेश्चन पूछने लगे कि विंड से कौन सॉइल बनती है, एओलियन सॉइल बनती है, वाटर से एलुवियल से, तो ऐसे तो हो गया फिर सिलेक्शन सभी का, तो सब क्वालिफाई कर, लेकिन नहीं, अब जो है कुछ पैटर्न में बदलाव हुआ है। तो आपको मैं बताना रहा था यहाँ पे कि सॉइल तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, सॉइल सर्वे। फ्लूइड मैकेनिक्स में आपको क्या क्या चीज़ पढ़नी है, ओसीएफ पढ़ना है, हाइड्रोलिक मशीन पढ़नी है, और इसी के साथ साथ आपको फ्लूइड मैकेनिक्स वाला चैप्टर तो पढ़ना ही पढ़ना है, उसका जो पार्ट अलग से है, ये अलग आपके हाइड्रोलिक्स आपकी जो अलग है। बाकी मशीन पढ़ना पड़ेगा, ओसीएफ से भी क्वेश्चन आपका फ्रेम हुआ है, ठीक है। और मैं बता दूं यहाँ पे कि सॉइल हो गया और आपका सर्वे हो गया और आपका जो है फ्लूइड हो गया, और आपका जो है इसी के अंदर जो है इन्वायरमेंट, हाँ इन्वायरमेंट के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इन्वायरमेंट तो है ही है, तो और क्या है, इन्वायरमेंट और आपका हाइड्रोलिक मशीन और सर्वे, बिल्डिंग मटेरियल। हाँ भैया, बिल्डिंग मटेरियल में आपका कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप मेरी जो सुबह वाली क्लास हो रही है 9 बजे, अगर आप उसको डेली ले रहे होंगे ना, तो बिल्डिंग मटेरियल आपको कोई दिक्कत होने ही वाली नहीं है। एट द रेट 9 AM पे हम लोग क्लास लेते हैं। अगर आपने अभी तक नहीं क्लास देखी तो क्लास को भैया ज़रूर देखें, बस देख कर मतलब मेरे कहने पर एक क्लास देखें तो आप कम से कम आपको समझ में आएगा कि हाँ किस तरीके से हमने स्टोन को कवर किया, ब्रिक को कवर किया, और जो बनने वाले क्वेश्चन होते हैं, स्टोन हो गया, ब्रिक हो गया, सीमेंट, लाइम को हमने 4 चैप्टर बिल्डिंग मटेरियल के विथ क्वेश्चन और विथ थ्योरी हमने कंप्लीट की है। अगर आपने नहीं देखी है तो आपने कुछ ना देखो तो आप वीकली देख लीजिए कि हम क्या, हमारा क्या कंटेंट होता है। जो हमने वीकली एक प्रोग्राम चलाया है जिसमें हम लोग वीकली रिवीजन करते हैं, तो हमारी जो क्लासेस हुई होती हैं 6 दिन के अंदर, उसको जो हम लोग वीकली वहाँ पे करते हैं उसको देख लीजिए आप। आज मैंने क्लास ली और मैं 18 दिसंबर
18, 11 7 18, हाँ 11 दिसंबर को मैंने क्लास ली थी। दोनों क्लास को आप देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ वाकई यार 9 बजे वाली क्लास में हम मेहनत करते हैं और कंटेंट को ढूंढ ढूंढ के लेके आते हैं आपके लिए बिल्डिंग मटेरियल का। तो अगर आप बिल्डिंग मटेरियल वहाँ से करें तो आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। तो भैया बिल्डिंग मटेरियल हो गया। और हमको जो है क्वेश्चन के सॉल्यूशन में आपको जो है थोड़ा इरिगेशन का टॉपिक हमको दिखा है। इरिगेशन और सोम का हल्का सा फार्मूला, जैसे कि मान लो स्लोप डिफ्लेक्शन का फार्मूला हो गया, ये ऐसे तरीके से कोई क्वेश्चन हो गया। तो इस तरीके एक या दो क्वेश्चन हमको देखने को मिला है, बाकी इरिगेशन से एक या दो क्वेश्चन देखने को मिला है। तो थोड़ा बहुत आपको इतना करने के बाद आपको इरिगेशन और सोम के हल्के हल्के फार्मूले ऊपर ऊपर से देख लेना होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं पूरा नानटेक भी है कि नानटेक में किस तरीके से क्वेश्चन आपका आता है। देखो सबसे पहले हम बात करेंगे इंग्लिश में। इंग्लिश में सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है सबको भैया, हाँ भैया हमको भी दिक्कत होती है, हम भी परेशान रहते हैं यार कहाँ से पढ़ना होता है। इसलिए मैंने कहा कि आज सबसे पहले यही काम करो कि पूरे पेपर को सॉल्व आउट कर दो कि इसमें क्या क्या क्वेश्चन है। सबसे पहले आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, जो कि 2 नंबर का था आपका, नहीं सॉरी 1 ही नंबर का था, सॉरी 2 नंबर का नहीं था, 1 ही नंबर का था। 2 नंबर का आपका एरर और डिटेक्शन वाला था, ये 1 नंबर का था। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो है आपका 1 नंबर का था। 1 नंबर का था आपको जो है, आपका जो 1 नंबर का था 1 मार्क का था, ये था वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। और जो आपका एरर और डिटेक्शन का 2 क्वेश्चन के 2 मार्क यहाँ के क्वेश्चन आपके थे। और जो आपका रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस होता है, सेंटेंस को रीअरेंजमेंट करना, यहाँ से आपके 1 मार्क के क्वेश्चन थे। और आपके फिल इन द ब्लैंक के जो क्वेश्चन थे, फिल इन द ब्लैंक के एक क्वेश्चन थे जिसमें हम लोग वर्ब को भरना होता है या कोई एडजेक्टिव वगैरह भरना होता है, तो यहाँ से क्वेश्चन आपका था। ठीक है, फिर आपका जो एंटोनिम्स और जो है आपका एंटोनिम्स और जो है आपका सिनोनिम्स से क्वेश्चन, एक क्वेश्चन एंटोनिम्स का, एक क्वेश्चन आपका सिनोनिम्स का था। इनडायरेक्ट स्पीच और आपका पैसिव वॉइस और आइडियम फ्रेज, इतने ही टॉपिक से क्वेश्चन आपके बने हैं। तो अगर आप लोग इंग्लिश पे काम करना चाहें तो बस इतने ही टॉपिक पे आपको काम करना होगा। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे काम करना होगा, एरर डिटेक्शन पे काम करना होगा, रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस पे करना होगा, फिल इन द ब्लैंक्स पे करना होगा, विलोम और पर्यायवाची पे करना होगा, इनडायरेक्ट स्पीच पे काम करना होगा, और आपको यहाँ पे तो विलोम पर्यायवाची हो गई, पैसिव वॉइस पे काम करना होगा, आइडियम फ्रेज पे काम करना होगा। बस इतने ही इंग्लिश में टॉपिक हैं और यहीं से आपके क्वेश्चन वो इंग्लिश में आए हुए हैं। तो आपको इन टॉपिक पे काम करना है। जैसे हम लोग क्या होता है कि हमारे सबके एग्ज़ाम में इतना इंग्लिश आती नहीं है ना, हम लोग इतना इंग्लिश पढ़ते हैं, तो आप लोग बस इन टॉपिक्स को ढूंढ ढूंढ के अपने क्लास 12 की इंग्लिश की बुक होगी या क्लास हाई स्कूल की होगी, उन्हीं से पढ़ लेना। ज़्यादा परेशान मत होना चीज़ों को लेकर के, क्योंकि जैसे मान लो हम लोग नहीं पढ़ते हैं ना, तो कितने सुनने से याद कर लेंगे, कितने इंटरव्यू से याद कर लेंगे, पर थोड़ा बहुत एफर्ट लगाएंगे तो हो सकता है कि एक आध 10 में से 4-5 नंबर बन ही जाएँ। तो ऐसा तो है नहीं कि बिना एफर्ट लगाए हो जाएगा। अभी आप इधर इधर एफर्ट लगाओगे, आगे DDA JEE भी लगा पड़ा है, तो उसमें भी आपका इंग्लिश में काम हो जाएगा। तो ये तो रही इंग्लिश के बाद। अब हम बात करेंगे कि जो 20 मार्क का आपका जो रीजनिंग का टॉपिक आएगा और आपका क्वांटिटी एप्टीट्यूड का आएगा, मतलब जो रीजनिंग और दोनों मिला करके, रीजनिंग वाला, रीजनिंग और प्लस आपका जो है एप्टीट्यूड, इन दोनों को मिला करके जो है 20 मार्क्स के आएंगे। कितने मार्क्स के आएंगे भैया? 20 मार्क के आएंगे। तो आपको इनको भी अच्छे से करना है, क्योंकि देखो रीजनिंग आपका DDA JEE में भी आएगा 10 नंबर का, और यहाँ पर भी आपको 10 नंबर का देखने मिलेगा। तो रीजनिंग के कौन कौन से ऐसे टॉपिक थे जो आपके एग्जाम में पिछली बार पूछे गए थे? वो थे आपके वेन डायग्राम, एनालॉजी, कोडिंग एंड डिकोडिंग, क्लासिफिकेशन, मैथमेटिकल ऑपरेशन, फिर आपका जो है मिरर, और फिर आपका जो है रैंकिंग, फिर आपका जो है सीरीज। तो ये टॉपिक थे आपके, और आपका था एक डायरेक्शन डिस्टेंस। तो ये 9 से 10 टॉपिक जो थे रीजनिंग के थे टॉपिक, जो कि आगे पूछे गए थे। अगर हम मैथ में बात करें तो पहला ही क्वेश्चन वर्कआउट टाइम से था। दोस्तों अगर आपने अभी तक यार ना ये जो है, अगर आपने ये PYQ ना किया हो ना, तो बिल्कुल ज़रूर भैया। अभी देखो 1266 लोगों ने ही किया यार, 1266। और भैया फार्म कितने पड़े होंगे? नहीं यार, अभी तक आप लोग जागे नहीं हो, जागो और इस PYQ को सॉल्व कर डालो यार। ये आपका जो है टेक्स्ट बुक के ऊपर मिल जाएगा। अगर आपने टेक्स्ट बुक का कोर्स ले रखा होगा, परचेज किया होगा, जो है यहाँ का जो क्या कहते हैं कि टेस्ट सीरीज वाला, तो आपको ये मिल जाएगा। आप वहाँ पे PYQ वाले सेक्शन में जाकर के सॉल्व करिए, देखिए कि हाँ हमारी तैयारी किस लेवल की है। PYQ में कैसे कुछ यार तैयारी कैसे होती है? ऐसे तो होती है, पिछले पेपर को देखा जाता है, फिर अपनी तैयारी को देखा जाता है, फिर आगे कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की तैयारी की जाती है। और कैसे होती है? अब इसी में थोड़ा बहुत तुम्हारी किस्मत साथ दे जाती है, तुम्हारा सिलेक्शन हो जाता है, गाँव में मिठाई बढ़ जाती है। मेरी सिलेक्शन नहीं थोड़ा किस्मत साथ देती है तो फिर से तैयारी में लग जाते हैं। कोई बात नहीं, पढ़ाई क्या कभी बेकार जाती है? नहीं बेकार जाती है। तो आपको ये चीज़ समझना होगा, अपने फेलियर से डरना नहीं है यार। हम लोग लड़ते नहीं है, हमारे अंदर कम बैक जो कहते हैं ना, फिर से वापस आने की वो शक्ति जो होती है, वो धीरे धीरे छीड़ होती है। उस शक्ति को छीड़ मत होने दो।
वापस कम बैक करने की कोशिश करो और फिर से लग जाओ यार। क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा सिलेक्शन नहीं होगा, इससे बड़ी कोई बात तो होगी नहीं। अभी तक जैसे नहीं हुआ, एक आध साल और नहीं सही, लेकिन पर हम लोग काम ही ना करें। काम करने मतलब क्या है कि हम लोग इफ़र्ट ही ना लगाएं, तो गलत बात है ना। तो आपको इफ़र्ट लगाना है, पीआई को सॉल्व करना है। और फिर हमने जो है पहुँचे भैया मैथ वाले सेक्शन पे। हमने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे जो है घात और घातांक वाले क्वेश्चन से भी एक क्वेश्चन देखने को मिला था। इन्वेस्टमेंट का कोई टॉपिक होता है जिसमें दो पार्टनर साझेदारी वाला काम होता है, यहाँ पे क्वेश्चन था। ट्रिग्नोमेट्री कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन था, बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन तो आपका यही था कि जो है हाइपोटेनियस करके था और आधार करके था। और एक तो जो है साइन करके जो होता है 48 नीचे साइन कॉस जो है आपका कोसेक 52 करके ऐसे करके था, तो दोनों कट जा रहा था। तो इस तरीके से क्वेश्चन था। फिर ज्योमेट्री के आपका टॉपिक पूछा गया था जिसमें आयत और वर्ग से संबंधित क्वेश्चन था। फिर एक पाई चार्ट से क्वेश्चन था, पाई चार्ट से एक क्वेश्चन था भाई साहब। फिर स्पीड और टाइम से था, अलजेब्रा से था और प्रॉफिट एंड लॉस से था। तो ये भी आपके 9 से 10 टॉपिक है मैथ के, तो आप लोग अच्छे से समझ लो। बस ज़्यादा इधर उधर मत भागो, अपने इन्हीं टॉपिक को कवर करो। ये आपके हो गए रीजनिंग के टॉपिक, ये हो गए आपके मैथ के टॉपिक, ठीक, जो कि आपके पीआईक्यू में एज पर एलएमआरसी पीआईक्यू के मैं बात कर रहा हूँ। मैं अपनी तरफ से मैं ही बातें बता रहा हूँ। जो जो क्वेश्चन आपके आए थे मैंने उनको नोट किया यार भाई, वाकई में मैंने पेपर को पूरा पहले दिया। फिर उसके बाद जो जो क्वेश्चन है मैंने ढूंढा कि हाँ किसके टॉपिक से क्वेश्चन ये रिलेट कर रहे हो, फिर उनको लिखा, फिर आपके सामने वीडियो लेकर आया हूँ। ऐसे हवा हवाई में कोई बातें नहीं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो आप लोगों को ये चीज़ें समझना होगा। और इस मेहनत के बल पे आपको अगर चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना यार, ठीक है। अब देखो ये बातें हो गई हमारी रीजनिंग की और क्वांटिटेटिव। बचता क्या है, अब बचता है जनरल अवेयरनेस, जो कि यहाँ से आपको 20 मार्क्स मिलेंगे। तो आप लोग अच्छे से गौर फिक्र करके इस पे काम करिएगा। बाकी पिछले स्लाइड से हमने जो बताया, इंग्लिश से आपके 10 मार्क मिलेंगे, तो आपको इसको भी नहीं छोड़ के जाना है कि हाँ भाई 10 मार्क इंग्लिश आ रही है तो इसको छोड़ के चले जाते हैं। छोड़ के ना जाना, क्योंकि छोड़ के जाओगे ना तो आगे डीडीए फिर से तुमको छोड़ देगा। हाँ, सही बात है यार, आखिर डीडीए भी तो है। फिर अब देख लीजिए, हम जनरल अवेयरनेस की बात करते हैं। दोस्तों मैं जनरल अवेयरनेस के बारे में एक थोड़ी सी आपको हिंट देना चाहता हूँ कि 20 मार्क्स का ये जो आपका जो जनरल अवेयरनेस होता है, ये किस तरीके से इसमें क्वेश्चन का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। यहाँ पे जो है 3 पार्ट हो जाते हैं। पहला पार्ट आपका जाता है स्टैटिक जीके के साथ, क्योंकि कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन जो है आपका, ये 5 से 6 क्वेश्चन मान लो लगभग, ये आपका ले जाता है 5 से 7 क्वेश्चन को स्टैटिक जीके को। अगर हम बात करें करंट अफेयर की, क्या बात करें करंट अफेयर की, तो करंट अफेयर जो है ज़्यादा नहीं, बस 2 से 3 क्वेश्चन, 2 से 3 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछ लेगा, तो 5 क्वेश्चन से बहुत ज़्यादा ये वर्सन रहता है। बाकी आपका जो बचता हुआ पार्ट, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमी हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया, ये सारी चीज़ों से कम 10 से 12 क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी होती है। अब यहाँ पे क्या होता है, स्टूडेंट के पास दिक्कत क्या आती है, वो जो है अपना स्टैटिक पोर्शन, तो वो जो है ना क्या करता है, करंट अफेयर पढ़ता रहता है। तो वो समझता है कि बस हम करंट अफेयर से सब कुछ कर लेंगे। भाई करंट अफेयर हर एक एग्ज़ाम को देख के देखा जाता है। यहाँ पे 20 मार्क का है और 20 मार्क में क्या करंट अफेयर इतना ज़्यादा पूछ लेगा नहीं। तो आपको ये चीज़ समझनी होगी कि हमको स्टैटिक जीके और इस वाले पोर्शन पे काम करना होगा रदर देन करंट अफेयर की। तो अगर हम स्टैटिक जीके और इस पे काम करते हैं ना, तो हो सकता है कि 10 से 12 मार्क हमारे बन जाएं। अगर हम करंट अफेयर पे ज़्यादा टाइम दे देंगे और करंट अफेयर में वेरिएशन भी इसका नहीं देखने उतना ज़्यादा नहीं, वेटेज भी ज़्यादा नहीं देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे हमारा टाइम भी जाएगा और हमको कुछ एफर्ट भी नहीं देखने आएगा। और आगे आपका डीडीए, डीडीए में क्या है, 80/40 का रूल है, जहाँ पे 10 इंग्लिश है, 10 मैथमेटिक्स है, 10 रीजनिंग है, 10 जीके जीएस है। वहाँ भी 10 जीके जीएस में आपको करंट अफेयर की वैल्यू 0/सन्नाटा देखने को मिलेगी। मतलब 10 मार्क में कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन पूछ लेगा करंट अफेयर का वेटेज, क्योंकि जहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं, जैसे कि एसएससी जेई के अंदर, या आपके कोई एग्जाम जिसमें आपका जनरल अवेयरनेस 50 नंबर का आ रहा है, तो वहाँ की दृष्टि से आपका जो है रीजनिंग, वहाँ की दृष्टि आप करंट अफेयर के लिए आपको बहुत हो जाएगा अच्छा चीज़। लेकिन पर अगर हम कहीं यहाँ पे 20 में, तो 20 में जो है 2/20 या 3/20 तक हो सकता है इसका वेरिएशन, तो आपको समझना होगा। और मैं उन टॉपिक को लिखा हूँ यहाँ पे कि जिन टॉपिक से क्वेश्चन 2020 में उठाए गए थे। कोई ज़रूरी नहीं है टॉपिक वही उठाया जाए, पर हाँ थोड़ा आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ यार किस टॉपिक से क्वेश्चन उठाए गए थे। और मैं, अगर आप सभी का सपोर्ट रहा, तो जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं मैं उनकी एक वीडियो सीरीज ही मतलब डाल दूंगा, पूरा वीडियो बना करके कि हाँ कौन कौन से क्वेश्चन थे, उनका सॉल्यूशन भी दे दूंगा आपका, ताकि आपको एक मोटा मोटा आइडिया लग जाएगा कि हाँ पीआईक्यू में कैसे क्वेश्चन आपके थे। जैसे कि अगर हम बात करें बुक्स और फेमस पर्सनालिटी, मतलब कोई एक बुक का नाम दिया था, पूछा था इसके लेखक कौन है, या कोई आत्मकथा दे दिया, ऑटोबायोग्राफी दे दिया जाएगा, उससे संबंधित क्वेश्चन आपका हो सकता है। अब देखो करंट अफेयर या 2000, वो करंट अफेयर का उसके बाद 2 साल के बाद पेपर हो रहा है, तो करंट अफेयर हो सकता है मान लो आप 2022 का पढ़ो, उठा के 20 का डाल दे, 21 का कुछ ऐसा पूछ ले, तो आप कितना करंट अफेयर पढ़ोगे।
करंट अफेयर यहाँ पे नहीं आपको काम करना है, स्टैटिक जीके और आपको ये आपको दिलाएगा सिलेक्शन, अगर नंबर आपको ग्रोथ कराएगा यहाँ पे। या फिर आपका करंट अफेयर वाला टॉपिक से मान लो नंबर आता है, मान लो 4 नंबर आ जाएगा, तब भी आप 4 नंबर के लिए इतना काम करोगे जितना अगर स्टैटिक जीके उस पर काम कर लोगे तो आपके आगे काम आएगा। यही गलती होती है हर एक स्टूडेंट से, वो समझता नहीं है चीज़ों को, बस गधों की तरह लग जाता है। आजकल यही स्टूडेंट को समझना है, क्योंकि आजकल स्मार्ट टाइम के इस हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क करना भी ज़रूरी है। फिर आपका आता है समाज सुधार आंदोलन, इस पर आपको काम करना होगा। बैंकिंग पे कुछ क्वेश्चन थे उसमें, और जो है आपके ये जो है क्या है, मेरी राइटिंग मैं ही नहीं समझ पा रहा हूँ ये, हाँ ये आपका जो है त्यौहार और जो प्रमुख त्यौहार होते हैं आपका जो है उससे संबंधित था। फिर इंपॉर्टेंट हेडक्वार्टर और ऑर्गेनाइजेशन से क्वेश्चन था आपका। फिर आपके जो है हाँ, तो ये मतलब इन कुछ टॉपिक्स हैं जिन्होंने हमको जो हम यहाँ पे लिख पाए उसमें देख करके कि हाँ कुछ टॉपिक थे। बाकी जो है आपके ना कुछ इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके से क्वेश्चन ज़्यादा थे, स्टैटिक जीके क्वेश्चन ज़्यादा थे। तो ये सारी चीज़ें थी, तो आपको अब समझ में थोड़ा थोड़ा आइडिया लग गया होगा कि हमको जीएस पे क्या पैटर्न पे काम करना होगा, मैथमेटिक्स और हमारे लिए रीजनिंग किस तरह इंपॉर्टेंट है। और यार यही मत सोचो कि हमारा ये एग्ज़ाम है, आप इसको पढ़ोगे ना आगे, आप होता क्या है ना कि आप किसी एक एग्ज़ाम को टारगेट तो करते हो, एक एग्ज़ाम टारगेट करते हो, फिर अगले तुम्हारा ध्यान नहीं रहता है। लेकिन आप यहाँ पे अगर इन चीज़ों को पढ़े रहोगे तो हो सकता है डीडीए में काम आएगा, आगे फिर कोई एग्ज़ाम होगा उसमें काम आएगा। ठीक है, पढ़ो ऐसे, कोई एक टॉपिक उठाओ तो उसको पढ़ो ऐसे कि आगे फिर से वो काम आए। ठीक है, तो ये थोड़ी सी जानकारी थी मेरे तरफ से, थोड़ा एक एफ़र्ट था। उम्मीद करता हूँ मेरा ये एफ़र्ट आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आपकी तैयारी में थोड़ा सा हेल्प करने के लिए मैंने वीडियो बना दी है। बाकी रिवीजन आप लोग रिवीजन कैसे करें, रिवीजन आप लोग करते रहो, चीज़ों को रिवीजन करो, फिर क्वेश्चन मारो, प्रैक्टिस करो, फिर आपको मॉक टेस्ट लगाओ, मॉक टेस्ट में जो क्वेश्चन गलत है उनको देखो, ऐसे सर्कल चलता रहता है। ठीक है, रिवीजन, फिर आपका जो है रीडिंग, फिर आपका जो है मॉक प्रैक्टिस, फिर आपका फिर रिवीजन, फिर प्रैक्टिस, फिर ऐसे तरह चलता रहता है और आपका सिलेक्शन इसी में किसी दिन हो जाता है। ठीक है, तो बाकी हम जो है नेक्स्ट संडे में बात करेंगे कि इसकी क्या कट ऑफ थी, किस तरीके से इसका जो है कितना क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट करना चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट संडे हो जाएगा हमारा 25 तारीख, 25 दिसंबर, 25 दिसंबर हमारा हो जाएगा। तो हम अच्छे से तब बात करेंगे कि हाँ इसकी पिछली कट ऑफ क्या थी, हमको कितना अटेम्प्ट करना चाहिए, कितना नहीं अटेम्प्ट करना चाहिए, ये सारी बातें हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।